तो अब हम बात करेंगे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की पार्ट 2 ऑफ माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर का पार्ट 2 वाला डिवीजन का, है ना। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट एसटीपी, मीनिंग ऑफ सीवेज, सीवेज क्या होता है? म्यूनिसिपल वेस्ट जो वाटर है कंस्टिट्यूट सीवेज। ऐसा वेस्ट वाटर जो म्यूनिसिपल वेस्ट है, मतलब कि सभी लोगों ने वेस्ट किया है, वेस्ट एक्सक्रीशन और एक्सक्रीट हो सकता है ना। वेस्ट उसमें कचरा वगैरह, सब्जी वगैरह कचरा हो सकता है, ये सब चीज़ें होती है ना। ये म्यूनिसिपल वेस्ट होता है जो पानी को गंदा करता है, सीवेज बनाता है, ठीक है, उसे सीवेज कहते हैं। सीवेज ट्रीटमेंट जो होता है, ये सीवेज ट्रीटमेंट 2 स्टेप में होता है। प्राइमरी ट्रीटमेंट होता है, फिर सेकेंडरी ट्रीटमेंट होता है, फिर उसका रिवर में जाकर थर्ड ट्रीटमेंट होता है, ठीक है। तो सीवेज ट्रीटमेंट में अगर क्वेश्चन आया तो हमें एनसीईआरटी के हिसाब से याद रखना है, प्राइमरी और सेकेंडरी 2 ट्रीटमेंट होते हैं। तो टर्शरी भी होता है, पर एनसीईआरटी के में जब 2 ले रखे तो हम प्राइमरी और सेकेंडरी भी लगाएंगे, ठीक है। तो प्राइमरी और सेकेंडरी ट्रीटमेंट होता है, उसको फिर रिलीज़ कर दिया जाता है रिवर में। अब जो ये रिवर में जो गया है ना सेकेंडरी इफ्लुएंट, उसको फिर टर्शरी ट्रीटमेंट किया जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन आएगा तो हमें प्राइमरी और सेकेंडरी 2 बताना है, ठीक है। कंपोनेंट क्या है सीवेज के अंदर? सीवेज, अब सीवेज है, कचरा है, कचरे में बड़े बड़े इंडस्ट्री अनडिजोल्व वेस्ट हो सकते हैं, छोटे छोटे अनडिजोल्व वेस्ट, छोटे छोटे अनडिजोल्व वेस्ट हो सकते हैं, डिजोल्व ऑर्गेनिक वेस्ट हो सकता है, माइक्रोब्स हो सकते हैं जो हार्मफुल होते हैं, ठीक है। तो क्या क्या हो सकता है सीवेज के अंदर लार्ज साइज़ के अनडिजोल्व वेस्ट हो सकते हैं, स्मॉल साइज़ के अनडिजोल्व वेस्ट हो सकते हैं, डिजोल्व ऑर्गेनिक वेस्ट। अब डिजोल्व हो गए ऑर्गेनिक वेस्ट पानी में, उसको निकालना कितना खतरनाक मुश्किल काम होगा, और माइक्रोब्स हो सकते हैं जो हार्मफुल होते हैं, ठीक है। क्या करेंगे, इसके स्टेप्स को हम एक बार देख लेते हैं, फिर इसके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। सबसे पहले एक प्राइमरी ट्रीटमेंट करेंगे, उसके लिए अलग टैंक होगा, सेकेंड ट्रीटमेंट के लिए अलग सिस्टम होगा। प्राइमरी ट्रीटमेंट के लिए हम क्या करेंगे, सीवेज को डालेंगे एक बड़े से टैंक के अंदर, है ना। उसका सेडिमेंटेशन करवाएंगे, मतलब हम अगर जैसे किसी मिट्टी मिला रखी है हमने पानी के अंदर मिक्स में, अगर हम उसको रख देते हैं तो रखेंगे तो मिट्टी क्या होती है, वो नीचे चम जाती है। साफ़ पानी जो होता है वो मतलब थोड़ा ऊपर रहता है उसके, है ना, मतलब मिट्टी जो होती है ना वो नीचे बैठ जाती है। तो इससे ऐसे इसमें होगा कि सेडिमेंटेशन होगा, सबसे सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन कर देंगे, एक फ़िल्टर पेपर लगा देंगे जिसकी वजह से सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन हो जाए, ताकि जो बड़े बड़े जो वो है ना अनडिजोल्व वेस्ट वो उस पर ट्रैप हो जाए। अब जो फिर उसके बाद वहाँ से फ़िल्टर होके निकलेगा, एक कपड़ा लगा दिया या फ़िल्टर पेपर लगा दिया, फिर वहाँ से निकलेगा और फिर इसका सेडिमेंटेशन करवा देंगे हम। सेडिमेंटेशन में उसको मतलब जो वो है वेस्ट, जो छोटी साइज़ का हो, बड़ी साइज़ का भी आ गया बाय द वे, तो वो नीचे बैठ जाएगा। अब ये जो पानी है ना जिसके अंदर कुछ डिज़ोल्व ऑर्गेनिक वेस्ट होगा, माइक्रोब्स होंगे, ये इसके अंदर ये बचेगा। अब तो ये जो है ना इसको हम सेकेंडरी टैंक में ट्रीटमेंट के लिए डाल देंगे। अभी जो हम बचा है ना इसके अंदर, मतलब ये हमने सेडिमेंटेशन करवा दिया, सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन करवा दिया, उसके बाद जो हमारे पास जो सीवेज का पार्ट बचा है उसे हम प्राइमरी एफ्लुएंट कहेंगे आपसे। अब सीवेज को हम क्या कहेंगे, प्राइमरी एफ्लुएंट कहेंगे। प्राइमरी एफ्लुएंट को हमने पहुँचा दिया इस सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए। सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए 3 टैंक होते हैं। फर्स्ट होता है एरोबिक टैंक, सेकंड होता है सेटिंग टैंक, और थर्ड होता है अनएरोबिक टैंक जो होता है, डाइजेस्टर इसे कहते हैं। तो जो T1 एरोबिक टैंक होता है ना उसमें बहुत सारे एरोबिक बैक्टीरिया होते हैं जो डिजोल्व ऑर्गेनिक वेस्ट है ना उसको डाइजेस्ट कर डालते हैं। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइक्रोब बहुत सारे हो जाएंगे। अब माइक्रोब्स को आगे डालेंगे सेटिंग टैंक में। सेटिंग टैंक है तो इसमें क्या होगा, सेकेंडरी जो स्लज है, जो बचा है स्लज, ये माइक्रोब्स वाला, इसको ये सेडिमेंट हो जाएगा, इसको नीचे से हम निकाल देंगे और इसको अनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर में डाल देंगे, जिससे एरोबिक रेस्पिरेशन कर नहीं पाएंगे, उसको तो ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो मर जाएंगे। और ये जो सेकेंडरी स्लज है इसको फिर हम रिवर में डाल देंगे, सेकेंडरी इफ्लुएंट को सॉरी हम क्या डाल देंगे, रिवर में डाल देंगे। अब स्टेप पढ़ते हैं, इसको अच्छे से पढ़ते हैं। और उसके पहले एक पॉइंट याद रखना है हमें कि ट्रीटमेंट होता है वेस्ट वाटर का, ये किसके द्वारा डन होता है, हेट्रोट्रोपिक माइक्रोब्स के द्वारा होता है जो नेचुरली प्रेजेंट होते हैं सीवेज के अंदर। एसटीपी के अंदर स्टेप्स के बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट होगा प्राइमरी ट्रीटमेंट। सीवेज अंडरगो 2 स्टेप्स, सीवेज के 2 स्टेप्स होंगे। फर्स्ट होगा फिजिकली सेपरेशन, मतलब 2 स्टेप्स होंगे जो फिजिकली सेपरेशन पे बेस्ड होंगे, जिसमें कोई माइक्रोब यूज़ नहीं होगा। प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या होगा, सीवेज को 2 स्टेप्स पे गुजरना पड़ेगा, ये दोनों फिजिकल सेपरेशन होंगे, कोई माइक्रोब्स का यूज़ नहीं होगा। फर्स्ट है सिक्वेंशियल एलिवेशन, जिसके अंदर हम रिमूव करेंगे लार्ज अनडिजोल्व वेस्ट को,
किसी फिल्टर पेपर के द्वारा। सेकंड है सेडिमेंटेशन, स्मॉल साइज जो अनडिजोल्व सेडिमेंट्स है वो नीचे बैठ जाएंगे, उनको एक उसमें रखेंगे हम टैंक में, तो फिर वो नीचे बैठ जाएंगे और ऊपर वाला जो है उसको प्राइमरी एफ्लुएंट को मूव कर देंगे सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए। इन प्राइमरी ट्रीटमेंट नो माइक्रोब आर यूज्ड। इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है। सेकेंडरी ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे। सेकेंडरी ट्रीटमेंट को बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी कहते हैं। ये इसमें 3 टैंक इन्वॉल्व होते हैं। फर्स्ट होता है एरेशन टैंक, बी होता है सेकेंड सेटिंग टैंक और सी होता है अनएरोबिक स्लज डिजास्टर। एरेशन टैंक जो होता है उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर होता है प्राइमरी एफ्लुएंट आता है, प्राइमरी ट्रीटमेंट होकर प्राइमरी एफ्लुएंट आया, इसको रोटेट करेंगे और O2 मिक्स कर देंगे इसके अंदर, ठीक है। अब डिजोल्व ऑर्गेनिक वेस्ट जो है वो बैक्टीरिया के द्वारा डाइजेस्ट हो जाएगा, ठीक है। अब जो चेंज होंगे उसमें क्या होगा कि डिजोल्व ऑक्सीजन जो ऑर्गेनिक वेस्ट है वो कम हो जाएगा। O2 का यूज़ कर लिया बैक्टीरिया, ना बैक्टीरिया भैया नहीं करा, सारा O2 का यूज़ करके और है ना जो वेस्ट मटेरियल आया था, प्राइमरी एफ्लुएंट आया था, उसको खाते गए डाइजेस्ट कर दिया। तो O2 क्या हो गई, O2 की कमी हो गई। O2 की कमी हुई तो बैक्टीरिया एंड फंजाई फॉर्म अ मास नोन एज फ्लोक। और ये बैक्टीरिया जो फंजाई से नहीं खा के क्या हो गया, ऑक्सीजन ले रहे हैं, खा रहे हैं ऑर्गेनिक मटेरियल, डिजोल्व ऑर्गेनिक मटेरियल को, तो क्या अगर बहुत सारी ग्रोथ कर ली उन्होंने, मास बना लिया उन्होंने, तो हमें क्या करना होगा, इसको सेटिंग टैंक में पहुँचाना होगा। बी होता है सेटिंग टैंक, 3 टैंक होंगे इसमें, बी सेटिंग टैंक होता है। वंस फ्लोक फॉर्म, एक बार फ्लोक बन जाए, ऑर्गेनिक जो डिजोल्व ऑर्गेनिक वेस्ट है वो सारा डाइजेस्ट कर लेंगे, बैक्टीरिया अपने अंदर ले लें, उसके बाद क्या करेंगे, फ्लोक बन जाएगा। फ्लोक जो होगा, अब इसको क्या करेंगे हम, नियरली एरोबिक डाइजेशन कम्प्लीट है, मतलब कि एरोबिक डाइजेशन कम्प्लीट हो गया है हमारा इन एरेशन टैंक के अंदर, फ्लोक वाले टैंक के अंदर। तो अब क्या करेंगे, सारा जो एफ्लुएंट है इसको सेंड कर दिया जाता है सेटिंग टैंक में, जिसके अंदर क्या होता है, फ्लोक जो होते हैं ना फिल्टर डाउन हो जाते हैं और एक्टिवेटेड स्लज बना लेते हैं। अब ये जो एक्टिवेटेड स्लज है ना, इसका थोड़ा पार्ट हम उधर पहुंचा देंगे एरेशन टैंक में। तो एरेशन टैंक में जब वापस से वो आएगा ना प्राइमरी एफ्लुएंट, तो फिर ये क्या करेगा, वापस से एरोबिक रेस्पिरेशन करेगा, फ्लोक बना लेगा। अभी इधर सेटिंग टैंक में यहाँ से हम पहुँचा सकते हैं, ठीक है। अभी सेटिंग टैंक में क्या काम होगा वो देखने, फ्लोक जो है सेटल हो गए और एक्टिवेटेड स्लज बना लिया। Some activated sludge is inoculum sent into aeration tank, rest sent into anaerobic sludge disaster। अब जो है ना, अभी नीचे सेडिमेंट हो गया, एक्टिवेटेड स्लज जो बना है, अब इससे जो एक्टिवेटेड स्लज है ना, इसको हम अनाएरोबिक टैंक में पहुँचा देंगे, थर्ड टैंक के इसमें पहुँचाएंगे। अब एयर जो है इनको क्या नहीं मिलेगी, ऑक्सीजन तो मिलेगी नहीं एनाएरोबिक स्लज डिजास्टर में, तो स्लज जो है वो ख़त्म होता जाएगा। और सेकेंडरी एफ्लुएंट सेंड टू रिवर और टर्शरी ट्रीटमेंट। सेकेंडरी एफ्लुएंट जो है ना, अभी जो ऊपर का है, स्लज को तो हमने नीचे पहुँचा दिया थर्ड टैंक में एनाएरोबिक स्लज डिजास्टर में, और जो सेकेंडरी एफ्लुएंट बचा ये साफ पानी इसको रिवर में पहुँचाने के लिए तैयार है, उसका टर्शरी ट्रीटमेंट के लिए तैयार है। अभी जो अनएरोबिक स्लज डिजास्टर है, इसमें क्या होगा, एक्टिवेटेड स्लज बायोमास होगा, इसके अंदर अनएरोबिक डाइजेशन ओकर होगा, फिर गैस बनेगी, इसमें से हमें मीथेन, CO2 और H2S बनेगी, ठीक है। H2S बनेगी, H2 नहीं बनेगी। हमने पढ़ा था बायोगैस, तो बायोगैस में CO2, H2 और CH4 थी, पर इसके अंदर क्या बनेगी, अनाएरोबिक डिजास्टर में अनाएरोबिक वो होगा उनका रेस्पिरेशन, और अनाएरोबिक रेस्पिरेशन होगा तो क्या बनेगी, गैसेस H2S, सल्फर वाली H2S, CH4 और CO2, याद रखना है इसको, H2S को अच्छे से याद रखना है कि किस चीज़ से डिफ्रेंशिएट है, ठीक है। बाय माइक्रो फर्टिलाइज़र फॉर्म, और इससे हम क्या बना लेंगे, फर्टिलाइज़र बना लेंगे, ठीक है। तो मतलब पूरी तरह से काम ही हो गया। फिर जो टर्शरी ट्रीटमेंट होगा रिवर में, ये UV रेज और क्लोरीनेशन के द्वारा होगा। क्लोरीनेशन होता है ना, एलम का यूज़ करते हैं इस वजह से। H2S गैस ओनली फॉर्म इन STP, नॉट इन बायोगैस प्लांट, याद रखना है हमें। फ्लोक किसे कहते हैं, फंजाई प्लस बैक्टीरिया हो जाएंगे फ्लोक, याद रखना है। कॉन्सेप्ट ऑफ बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड के बारे में हम पढ़ेंगे। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है उसके बारे में कैसे बढ़ रही है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, जैसे ज़्यादा ऑर्गेनिक वेस्ट होगा तो ज़्यादा बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड होगी, जिससे डिजोल्व ऑक्सीजन जो होगा वो कम होगा, इसके बारे में पढ़ते हैं। इट इज़ अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू कंज्यूम ऑल ऑर्गेनिक वेस्ट बाय माइक्रोब इन 1 लीटर ऑफ वाटर सीवेज। अब वाटर सीवेज है, वाटर सीवेज के अंदर हमें जो ऑर्गेनिक डिजोल्व वेस्ट है उसको माइक्रोब उसको डाइजेस्ट करेंगे तो पानी की ज़रूरत, मतलब उसके अंदर क्या होगा, ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी। जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी उसे मतलब जितने ज़्यादा वो होंगे ऑर्गेनिक वेस्ट होगा उतनी ज़्यादा ऑक्सीजन की डिमांड चाहिए रहेगी, क्योंकि इनको उसका डाइजेस्ट करना है ना, ऑर्गेनिक मटेरियल का डाइजेस्ट करने के लिए O2 की आवश्यकता होती है।
तो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड से कहते हैं कि अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू कंज्यूम ऑल ऑर्गेनिक वेस्ट बाय माइक्रोब इन 1 लीटर ऑफ वाटर। 1 लीटर ऑफ वाटर इन्होंने क्वान्टिटी ले ली, ठीक है। बीओडी प्रोपोर्शनल टू ऑर्गेनिक वेस्ट, जितना ज़्यादा ऑर्गेनिक वेस्ट होगा 1 लीटर पानी में उतना ज़्यादा 1 लीटर पानी के अंदर बीओडी की ज़रूरत पड़ेगी। मोर बीओडी मोर पोल्यूटेड वाटर, और ज़्यादा बीओडी होगी मतलब कि ज़्यादा पोल्यूटेड वाटर था, इसलिए तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड ज़्यादा हुई। ऑर्गेनिक वेस्ट इज़ डाइजेस्टेड बाय कंजम्पशन ऑफ ऑक्सीजन। ऑर्गेनिक वेस्ट होता है वो किसके द्वारा डाइजेस्ट होता है, ऑक्सीजन को कंज्यूम करना पड़ता है, तभी ऑर्गेनिक वेस्ट जो है वो डाइजेस्ट होता है। मोर इज ऑर्गेनिक वेस्ट मोर ऑक्सीजन विल यूज़, ज़्यादा ऑर्गेनिक वेस्ट होगा ज़्यादा ऑक्सीजन यूज़ होगी। मोर वेस्ट मोर बीओडी लो डिजोल्व ऑक्सीजन, ज़्यादा वेस्ट होगा ऑर्गेनिक वेस्ट तो ज़्यादा बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होगी, और क्या होगा कि लो डिजोल्व ऑक्सीजन, और जो पानी है उसके अंदर डिजोल्व ऑक्सीजन है उसकी मात्रा कम हो जाएगी। गंगा एक्शन प्लान और यमुना एक्शन प्लान के बारे में बात करते हैं। urbanization बढ़ रहा है जिससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, जिससे जो अनट्रीटेड वाटर है ना वो भी क्या कर रहे हैं रिवर के अंदर डाल रहे हैं। अब जब उसका वही नहीं हुआ, एसटीपी से नहीं गुजरा, जो मतलब सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से नहीं गुजरा हो पानी, उसको हम अगर रिवर के अंदर डाल देंगे तो रिवर का पानी पूरा वेस्ट हो जाएगा। कैसे, क्योंकि अगर उसमें माइक्रोब्स हुआ, कोई टाइफॉइड का एक वो हुआ माइक्रोब हुआ जिससे टाइफॉइड फैल सकता है, या फिर और दूसरे माइक्रोब्स हुए है ना, तो वेस्ट के अंदर होते हैं कि माइक्रोब्स किसी इंसान को कोई बीमारी है तो उसके बाद वो अगर वेस्ट एक्सक्रीटर लूज़ करेगा तो उससे अगर उसको अनट्रीटेडली रिवर में डाल दिया तो जो उस रिवर का पानी पिएगा उसको भी वो बीमारी होने का पूरा खतरा है। और रिवर के अंदर ऑक्सीजन वाटर ज़्यादा है तो माइक्रोब ज़्यादा ग्रोथ कर जाएंगे उसके अंदर, तो इसलिए जो वाटर है वो वेस्ट हो जाएगा। तो गंगा यमुना एक्शन प्लान जो है वो लाया गया क्योंकि urbanization बढ़ रहा है, जिससे क्या हो रहा है अनट्रीटेड वेस्ट भी रिलीज़ कर रहे हैं पानी के अंदर। ये जो गंगा एक्शन प्लान है, गंगा यमुना एक्शन प्लान है, तो गंगा एक्शन प्लान किसने स्टार्ट किया, MOEF की फुल फॉर्म मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट। लार्ज सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट STP इज बिल्ट टू प्रिवेंट रिलीज ऑफ अनट्रीटेड वेस्ट वाटर सीवेज। जो ज़्यादा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है, लार्ज सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाया गया जिससे कि क्या होगा कि अनट्रीटेड वेस्ट वाटर जो सीवेज पानी है वो नदियों में नहीं डाला जाए, इसलिए ये लाया गया। किसने स्टार्ट किया, MOEF मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट ने स्टार्ट किया है, ठीक है। इसमें अनट्रीटेड वेस्ट जो है सीवेज जो वेस्ट है उसको बचाना है नदियों में डालने से, इसका ये मोटिव है। बायो कंट्रोल एजेंट कौन होते हैं, ट्रेडिशनल फार्मिंग के अंदर यूज़ ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड जो होता है वो सॉइल पोल्यूशन करता है, बायो मैग्निफिकेशन करता है, इसके ड्रॉबैक है और किल करता है सब बेनिफिशियल इंसेक्ट्स को कम्प्लीटली किल कर देता है। तो ट्रेडिशनल फार्मिंग में ऐसे कहता है कि हम केमिकल पेस्टिसाइड यूज़ कर रहे हैं जिससे बहुत ज़्यादा सॉइल पोल्यूशन हो रहा है, बायो मैग्निफिकेशन हो रहा है, और बहुत सारे जो बेनिफिशियल इंसेक्ट है वो कम्प्लीटली किल हो रहे हैं, इसके ड्रॉबैक। ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर हम कोई केमिकल पेस्टिसाइड तो यूज़ नहीं कर रहे हैं, पर ये बायो कंट्रोल एजेंट यूज़ किए जाते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर। करते हैं बायो कंट्रोल एजेंट, ये उन आर दोज इंसेक्ट्स और माइक्रोब्स विच कंट्रोल नंबर ऑफ पेस्ट, ये पेस्ट के नंबर को कंट्रोल करते हैं, मतलब पूरी तरह से पेस्ट को नहीं मार देते। इंसेक्ट ईटिंग प्लांट जो होते हैं वो पेस्ट होते हैं, तो ये पेस्ट को कंट्रोल करते हैं बायोकेमिकल एजेंट, ये इंसेक्ट्स और माइक्रोब्स होते हैं। ठीक है, तो ऐसे प्रेडिशन करते हैं ये। दिस इज़ प्रे विच हार्मफुल फॉर प्लांट और क्रॉप्स, तो ये प्रेडेटर आएगा उसको मार देगा। तो पेस्ट जो है वो क्या है, एक प्रे है जो मतलब एक शिकारी है, प्रेडेटर जो है वो एक शिकारी है जो हार्मफुल प्लांट और क्रॉप्स पेस्ट है जो एक हार्मफुल है प्लांट्स के लिए और क्रॉप्स के लिए, तो प्रेडेटर आएगा उसको मार देगा। तो ऐसे ही बायो कंट्रोल एजेंट काम कर रहे हैं। ये किस में काम कर रहे हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग में अंदर, ट्रेडिशनल फार्मिंग में तो केमिकल यूज़ करते हैं।
ऑर्गेनिक के लिए अब ये यूज़ कर रहे हैं। तो ये याद रखना है, ऑर्गेनिक फार्मिंग में हो रहा है, ट्रेडिशनल में नहीं हो रहा है। कंसेप्ट ऑफ बायो कंट्रोल एजेंट का कंसेप्ट क्या है, प्रिंसिपल है इसका बेस्ड ऑन नेचुरल प्रेडिशन पे बेस्ड होते हैं। ये किस पर बेस्ड होते हैं, नेचुरल प्रेडिशन पे बेस्ड होते हैं, मतलब कि नेचुरली मारेंगे हम, कोई केमिकल रिलीज नहीं करेंगे। ऑर्गेनिक फार्मर बिलीव करते हैं कि इट इज़ नॉट नेसेसरी टू रिमूव एनी पेस्ट कम्प्लीटली और इरेडिक्वेट रेदर कंट्रोल नंबर, कि हम भाई कम्प्लीटली किसी पेस्ट को मार नहीं रहे हैं, हम इनका नंबर कंट्रोल कर लेंगे। हमें एवोल्यूशन चाहिए तो उसके लिए हमें ज़्यादा नंबर चाहिए ना। दे बिलीव देख अगर बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी होगी तो बेटर लैंडस्केप होगा, ये बिलीव करते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक फार्मर डिज़ाइन बायोकेमिकल बायो कंट्रोल एजेंट ऑन द बेसिस ऑफ डिजीज़ साइकिल के हिसाब से जो ऑर्गेनिक फार्मर है ये डिज़ाइन करते हैं बायो कंट्रोल एजेंट को। क्या प्रिंसिपल है बायो कंट्रोल एजेंट का, कि नेचुरल प्रेडिक्शन करेंगे हम। ऑर्गेनिक फार्मर बिलीव करते हैं कि सभी को पेस्ट को कम्प्लीटली रिमूव ना किया जाए, जबकि उनको उसके अलावा इंस्टेड ऑफ उनके नंबर कंट्रोल कर दी जाए। ये बिलीव करते हैं कि बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा होगी तो ज़्यादा लैंडस्केप होगा, बेटर फॉर लैंडस्केप के लिए ज़्यादा अच्छी होगी। ऑर्गेनिक फार्मर डिज़ाइन करते हैं बायो कंट्रोल एजेंट जो ऑन द बेसिस ऑफ डिजीज साइकिल। अब हम कुछ नाम याद करेंगे बायो कंट्रोल एजेंट के, फिर उसके बाद में याद करेंगे कि किसके इफेक्ट है, किसके लिए इफ़ेक्टिव है, उसका मैकेनिज्म याद करेंगे। ये इम्पोर्टेंट है। IPM की फुल फॉर्म बताइए पहले तो। इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट यूज इन इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरियाज, जहाँ पर वी नीड नैरो स्पेक्ट्रम बायो कंट्रोल एजेंट, है ना, जो पे बहुत ज़्यादा इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया है ना, तो हम बायो कंट्रोल एजेंट एरो स्पेक्ट्रम है, तो वहाँ पे हम बायो कंट्रोल एजेंट को यूज़ करेंगे। IPM की फुल फॉर्म इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, IPM की फुल फॉर्म इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, IPM की फुल फॉर्म इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। अब हमें कुछ बायो कंट्रोल एजेंट के नाम याद करने हैं, उससे पहले हम बायो फर्टिलाइज़र के बारे में याद कर लेते हैं, फिर लास्ट में हमें बस यही बचेगा, बायो कंट्रोल एजेंट का नाम याद करना। जो लर्न करने की चीज़, तो बायो फर्टिलाइज़र के बारे में बात करते हैं। बायो फर्टिलाइज़र जो होते हैं, दे आर माइक्रोब्स विच इनरिच क्वालिटी ऑफ सॉइल। क्वांटिटी कैसे बढ़ा सकते हैं बायो फर्टिलाइज़र, क्वालिटी बढ़ा सकते हैं विदाउट केमिकल यूज बाय केमिकल फॉर्मर। बायो फर्टिलाइज़र नाम से पता चल रहा है कि केमिकल फर्टिलाइज़र नहीं है, बायो फर्टिलाइज़र है ये, मतलब कि केमिकल नहीं है, ये याद रखना है, बायो फर्टिलाइज़र है। तो ये माइक्रोब्स हैं जो एनरिच क्वालिटी ऑफ सॉइल की क्वालिटी को बढ़ाते हैं, अच्छा करते हैं, जिससे क्या होगा, सॉइल की क्वालिटी अच्छी होगी तो ज़्यादा अच्छी फसलें होंगी, क्रॉप ज़्यादा अच्छा होगा, है ना। विदाउट केमिकल, बिना किसी केमिकल, ये केमिकल फार्मर के द्वारा यूज़ करे जा रहे हैं। क्या क्या होते हैं बायो फर्टिलाइज़र, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया और फंजाई। बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया का काम करते हैं, एंटोफिक्स करते हैं, और फंजाई जो होती है प्रेजेंटियस माइक्रोरिज्म के रूप में प्रेजेंट होती है, ये बायो फर्टिलाइज़र का काम करते हैं। ठीक है, तो जो माइक्रोब्स एनरिच करते हैं क्वालिटी ऑफ सॉइल को विदाउट केमिकल, उन्हें कहते हैं बायो फर्टिलाइज़र। 3 टाइप करते हैं, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, फंजाई। बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया फिक्स करते हैं N2 को, बैक्टीरिया N2 को फिक्स कर रहा है, एग्जाम्पल है राइजोबियम और फ्रैंकिया। याद रखना है कौन सा बैक्टीरिया N2 को फिक्स कर रहा है, राइजोबियम और फ्रैंकिया, RLFN। फ्रैंकिया जो है, दाल नहीं बना सकते, नॉन लेग्यूमिनस प्लांटों को ये कर रहा है, और राइजोबियम लेग्यूमिनस प्लांट कर रहा है, ठीक है, दाल वाले प्लांट को कर रहा है फिक्स N2 सिम्बायोटिकली। ये सिम्बायोटिकली फिक्स करते हैं N2 को। एजोबैक्टीरियम और एजोपाइरिलियम, ये दो हैं बैक्टीरिया जो फ्री लिविंग है, एरोबिक है ना। साइनोबैक्टीरिया ये भी फिक्स करता है N2 को, प्रोड्यूस कर रहा है ऑर्गेनिक मैटर, नॉन स्टॉक है ना, बिना, ये फ्री लिविंग है, फिक्स करते हैं N2 को। और सिम्बायोटिक जो है वो होते हैं लाइकेन, फर्न और कोरेटेड रूट इन साइनस। फर्न में एजोला लीफ, एनेबिनस, पेडी इनफील्ड, इन सब के बारे में याद करना है इन सबको। उसके बाद फंजाई प्रेजेंट इज माइक्रोरेजे, रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स में फंजाई माइक्रोरेजे के रूप में प्रेजेंट रहती है, जिम्नोस्पर्म में, पाइनस में, और एंजियोस्पर्म में, ऑर्चिड में। GPAO इसे याद रखना है, OA इसे याद।
इसका क्या रोल होता है, इंक्रीज़ करती है फॉस्फोरस प्लांट्स के अंदर और सैलिनिटी को ओवरकम करती है, किल रूट बोन पैथोजन को मार देती है और प्रिवेंट फ्रॉम ग्रोथ से बचाती है। तो बायो फर्टिलाइज़र ऐसे माइक्रोब्स जिनको जो बिना केमिकल के सोइल की क्वालिटी को बढ़ाते हैं। 3 टाइप के हो रहे हैं, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, फंजाई। बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया के अंदर N2 का फिक्स करने का काम कर रहा है, साइनोबैक्टीरिया में N2 फिक्स करने का काम कर रहा है, फंजाई जो है प्रेजेंट इन माइक्रोराइजा। अगर हम बैक्टीरिया की बात करें तो N2 को फिक्स कर रहा है, एग्जाम्पल है इसकी राइजोबियम और फ्रेंकिया। राइजोबियम जो है लेग्यूमिनियस को के अंदर N2 फिक्स कर रहा है, लेग्यूमिनियस प्लांट्स के अंदर। फ्रेंकिया जो है नॉन लेग्यूमिनियस प्लांट्स के अंदर जो है वो फिक्स कर रहा है, N2 सिम्बायोटिकली काम कर रहे हैं। और मतलब 2 टाइप से, एक तो सिम्बायोटिक है राइजोबियम और फ्रेंकिया, और एक फ्री लिविंग है। फ्री लिविंग में एजोबैक्टर और एस्परगिलस है, एजोबैक्टर और एस्परगिलस है, एजोबैक्टर और एस्परगिलस है, ठीक है। और जो जो कर रहे हैं फ्री लिविंग एरोबिक कंडीशन में कर रही है, ठीक है। उसके बाद साइनोबैक्टीरिया जो है वो फिक्स कर रहा है N2, प्रोड्यूस कर रहा है ऑर्गेनिक मैटर फोटोसिंथेसिस के द्वारा। नॉन स्टॉक एनामिनस के एग्जांपल जो फ्री लिविंग है। और सिम्बायोटिक में कौन कौन है, लाइकेन, फर्न, LFC है ना, साइनस, पोरेट रूट में साइनस, फर्न, एजोला लीफ में एनाबिनस, पेडिफिल और लाइकन। याद रखना है इन सब चीज़ों को। और फंजाई प्रेजेंट इन माइक्रोरेजी रूट्स ऑफ, फंजाई जो है वो माइक्रोरेजी के रूप में रूट्स मतलब माइक्रोरेजी के रूप में रूट्स में प्रेजेंट होती है। जिम्नो में पाइनस और ऑर्चिड ये ओ से याद रखिएगा, GM तो ये रोल क्या है, हेल्प करती है इंक्रीज फॉस्फोरस, प्लांट में फॉस्फोरस बढ़ा रही है, सैलिनिटी बढ़ा रही है, रूट बॉन्ड पैथोजन को मार रही है और ग्रोथ से बचा रही है। क्वेश्चन पूछती हूँ इसमें बायो फर्टिलाइजर एजेंट में से फर्स्ट क्वेश्चन पूछती हूँ कि ऐसे बैक्टीरिया जो सिम्बायोटिकली N2 फिक्स करने के नाम बताइए। तो ये फ्रेंकिया और राइजोबियम लेग्यूमिनस में, और जो फ्रेंकिया है वो नॉन लेग्यूमिनस में। फ्री लिविंग बैक्टीरिया के नाम बताइए जो N2 फिक्स कर रहे हैं और किस टाइप से कर रहे हैं। तो एरोबिक रूप में कर रहे हैं, एजोबैक्टर और एस्परगिलस, ये याद रखना है, स्पाइरिलियम सॉरी एजोस्पिरिलियम और एजोबैक्टर। एजोबैक्टर जो लैक्टिक एसिड बनाता है एजोस्पिरिलियम। साइनोबैक्टीरिया का काम है N2 फिक्स करना। ये भी 2 टाइप हो रहे हैं, एक तो सिम्बायोटिकली कर रहे हैं और एक फ्री लिविंग। नोस्टोक भी ना इन्हें इन्हें नहीं रोका, ये फ्री लिविंग घूम रहे हैं, ठीक है ना। हम सिम्बायोटिक नहीं करेंगे, Na जो है वो फ्री लिविंग करेगा। सिम्बायोटिक में लाइकेन, फर्न और साइनस। फंजाई के बारे में बात करेंगे तो माइक्रोज, ठीक है। फंजाई का काम है फॉस्फोरस बढ़ाना प्लांट के अंदर, सैलिनिटी को ओवरकम करना, रूट बोन पैथोजेंस को किल करना और प्रिवेंट करना सोइल फ्रॉम ड्रॉट। अब हमारा बस बचा है बायो कंट्रोल एजेंट्स के बारे में। तो ये भी पढ़ लेते हैं हम कि बायो कंट्रोल एजेंट, और फिर किसके नाम में याद करेंगे, फिर उसका अफेक्टिव अगेंस्ट किसके अगेंस्ट अफेक्टिव और मैकेनिज्म क्या है। सबसे पहले हम बात करेंगे लेडी बर्ड और ड्रैगन फ्लाई। ये इंसेक्ट होते हैं। ये जो लेडी बर्ड है ये एफिड्स के अगेंस्ट, एफिड्स जो होती है ना उनके अगेंस्ट है। और ड्रैगन फ्लाई जो है मॉस्किटोज़ को मारती है, ये नेचुरल प्रेडेशन पे काम करती है। बेसिलस तुरंजियसिस बैक्टीरिया है जो किल करती है इंसेक्ट्स को और प्रोटेक्ट करती है मस्टर्ड प्लांट को। बैक्टीरिया क्या करती है, ये बैक्टीरिया है वो क्या करती है, इसकी ड्राई इसको स्पोर को ड्राई शेड बना लेते हैं, उसको फिर मिक्स कर देते हैं पानी के अंदर, स्प्रे कर देते हैं क्रॉप के अंदर। जैसे ये इंसेक्ट की गट में जाएगी उसको हार्म पहुँचाएगी। ट्राइकोडर्मा पैथोजन प्रेजेंट इन रूट वॉर्म। अब ट्राइकोडर्मा के बारे में हमने पहले भी पढ़ा था। ट्राइकोडर्मा जो था ना वो साइक्लोस्पोडिन बना रहा था पॉलीस्पोडिन के साथ मिलकर, जो क्या था इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट था। ट्राइकोडर्मा पैथोजन प्रेजेंट होता है, ये फंगस, ये पैथोजन प्रेजेंट इन रूट फॉर्म के अंदर पैथोजन प्रेजेंट होगा। ये क्या करेगा, रूट को बचाएगा रूट बोर्न डिजीज से। और ये बकुलो वायरस जो न्यूक्लियोस पॉलीहाइड्रो वायरस है, ये अगेंस्ट इंसेक्ट है। इट इज़ ए नैरो स्पेक्ट्रम बायो कंट्रोल एजेंट। ये किल करता है सिलेक्टेड इंसेक्ट को, सभी मेमल्स को ये किल नहीं करता है और कुछ इंसेक्ट को ये किल करता है, ठीक है।
तो ये याद करना है, इसको एक बार याद कर लीजिएगा। दिस चैप्टर हैज़ कम्प्लीटेड इन अप्रॉक्सीमेटली 1 आवर से भी कम टाइम लगा है, 50-60 मिनट, 50 या 55 मिनट लगेंगे हमें। और ये कम्प्लीट हुआ है हमारा रिवीजन। डबल एक स्पीड पे देखेंगे तो हम आधे घंटे में भी इसको कम्प्लीट कर सकते हैं।